नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि ईंट और पत्थरों से बने मकान बेजान होते हैं, लेकिन कुछ मकान सिर्फ मकान नहीं होते। उनमें कुछ होता है जो हमारी समझ के बाहर होता है, जो अंदर ही अंदर सांस ले रहा होता है। जैसे कि पुरानी हवेलियां, हमारी पुश्तैनी पुरानी हवेलियां हमारी ही एक याददाश्त होती है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे पहले वहां क्या हुआ था। वो उन चीखों को, वहां पर गुजरे दर्द को अपनी दीवारों में कैद कर लेती है, जो सदियों पहले वहां गूंजी थी। और वो बस इंतजार करती है किसी नए मेहमान का, किसी ऐसे का जो उनकी खामोशी को अपने अंदर जगह दे, उसे तोड़ने में मदद करे। मैं आपको अपनी जिंदगी के उन खौफनाक दिनों के बारे में बताने जा रहा हूं, जब मैंने और मेरी पत्नी रिया ने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी मौत के लिए खुला था। यह कहानी है उस काली हवेली की, जहां समय थम जाता था और उसके बाद एक भयानक खेल शुरू हो जाता था। मेरा नाम समीर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं हमेशा से ही तर्क और विज्ञान पर भरोसा करता आया हूं। भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये सब मेरे लिए बस फिल्मी बातें थी। मैंने कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन शादी के 5 साल बाद मेरे और मेरी पत्नी रिया के साथ जो कुछ हुआ, उसने मेरी सारी धारणाओं को जड़ से हिला कर रख दिया। उस वक्त रिया 7 महीने की गर्भवती थी। हमें 5 साल बाद बच्चा होने वाला था। उससे पहले शहर की भागदौड़ की वजह से उसे 2 बार बच्चा खाली करना पड़ा था। इसलिए डॉक्टर ने उसे शहर से दूर, शोर शराबे और प्रदूषण से दूर, खुली हवा में आराम करने की सलाह दी थी। मैंने भी अपनी कंपनी से बात कर छुट्टी की अर्जी दे दी और मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन लोनावला के पास स्थित हमारे पुश्तैनी घर में बिताए जाए। वो घर जिसे हम बड़ी हवेली कहते थे, जो पिछले 10 साल से बंद पड़ी थी। 26 जुलाई 2005। उस दिन मौसम बहुत खराब था। जोरदार बारिश हो रही थी। घने काले बादल, बिजली की कड़कड़ाहट और हवाएं साए साए करते बह रही थी। हवा का शोर ऐसा था जैसे कोई रो रहा हो। हवेली शहर से काफी दूर जंगल के किनारे पर थी। शहर का ट्रैफिक और तेज बारिश की वजह से हमें वहां पहुंचने में रात हो गई। शाम होते होते बारिश थोड़ी कम जरूर हुई थी, लेकिन बारिश का कहर रुका नहीं था। हमने हवेली पर पहुंचने पर गाड़ी से सामान उतारा। वहां का केयरटेकर भानु दादा, वो हमें चाबी देने के लिए काफी देर से वहीं पर रुके थे। मुझे उनके चेहरे पर चिंता और डर दिखाई दे रहा था। भानु दादा ने चाबी मेरे हाथ में रखते हुए कहा, समीर बाबा, यहां रहना जरूरी है क्या? मतलब हवेली पिछले 10 साल से बंद है और जो मैंने तुम्हें बताया था वो सब। मैंने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, वो सब बकवास है। मेरा जवाब सुनकर भानु दादा ने आसपास देखा और निराशा भरे स्वर में आगे कहा, जैसी आपकी मर्जी, बस ध्यान रखना कि अंधेरा होने के बाद पीछे वाले आंगन का दरवाजा मत खोलना और मेम साहब को अकेले मत छोड़ना। हवेली काफी दिनों से बंद है ना, क्या पता कोई जहरीला जानवर वगैरह निकल आए। मैंने उनकी बातों पर गौर किया। उनकी बात भी सच थी। जो जगह सालों से बंद है उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। इसलिए मैंने हंसते हुए कहा, दादा आप चिंता मत करो, मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता। मैं आपकी बात का ठीक से ख्याल रखूंगा। दादा ने कुछ नहीं कहा, बस अजीब सी नजरों से रिया के पेट की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर वहां से चले गए। असल में मैंने जब उन्हें यहां आने के कुछ दिन पहले फोन किया था, तब उन्होंने मुझे इस हवेली के बारे में और भूत प्रेत की बातें कही थी और मैंने उनकी बात पूरी सुने बिना उन्हें डांट दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इन सब चीजों पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लेते हैं। हम दोनों ने उस घर में प्रवेश किया। अंदर थोड़ी बहुत सफाई की हुई थी, पर फिर भी बहुत सी जगह पर धूल थी और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आ रही थी, जैसे पुराने कपड़ों और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध हो।
हमने वहां जाने पर फिर से अपने कमरे की सफाई की और अपने लिए एक कमरा सेट किया। सफर की थकान की वजह से हम जल्दी सो गए, लेकिन रात के करीब 3:30 बजे मेरी नींद अचानक से खुल गई। याद नहीं आ रहा था कि कोई आवाज थी या कोई आहट सी, पर कोई एहसास हुआ जरूर था। मैं जब जागा तो कमरे में सन्नाटा था, पर नींद में मुझे लगा कि कोई उस कमरे में चल रहा है। लगा कि शायद रिया चल रही होगी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी रिया की तरफ देखा, पर उस वक्त वो गहरी नींद में थी। मैंने वही रखा पानी पिया और सोचा शायद मेरा वहम है, और मैं करवट बदल कर लेट गया। मैंने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी मेरे चेहरे के बिल्कुल पास एक ताली बजने की आवाज आई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। रिया, रिया, मैंने धीमी आवाज में उसे जगाने की कोशिश की। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो आराम से सो रही है, पर तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस अलमारी के अंधेरे कोने से मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो आंखें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। लगा कि कोई बिल्ली अलमारी के अंदर आकर बैठ गई होगी। मैंने हिम्मत करके मेरे साइड के टेबल से टॉर्च उठाई और उस अलमारी पर रोशनी मारी, और देखा तो वहां कोई नहीं था। अलमारी खाली थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा से दरवाजा खुला होगा और आसपास कोई बिल्ली वगैरह होगी जो अब जा चुकी होगी। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं लेटने लगा, मैंने देखा कि रिया नींद में मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान वो रिया की प्यारी मुस्कान नहीं थी। वो एक अजीब, खींची हुई और डरावनी मुस्कान थी। मैंने रिया को फिर से आवाज दी, रिया, रिया, कोई सपना देख रही हो क्या? रिया नींद से जाग गई और अपनी बोझल आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ समीर, क्या हुआ? उसके जवाब से और उसका चेहरा देख मुझे इतना तो यकीन हो गया कि जो कुछ मुझे महसूस हुआ था वो उसे पता भी नहीं है, या फिर ये सब मेरा वहम है। मैंने उसके सिर को सहलाकर कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम जाग रही हो, बस इसलिए। सब ठीक है, तुम सो जाओ। मैं कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। फिर मैं सिगरेट और लाइटर लेकर बाहर बरामदे में चला गया। सिगरेट पीकर मैंने अधजली सिगरेट को बाहर अंधेरे में फेंका, और मैं पीछे मुड़ा ही था कि मुझे पीछे अंधेरे से फिर वही ताली की आवाज सुनाई दी। मैंने झट से पलट कर देखा, हर तरफ नजर घुमाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। मैं उस बात को नजरअंदाज कर अंदर चला गया। अगले 2-3 दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक बात जो मैं महसूस कर रहा था वो बहुत अजीब थी। दिन ब दिन रिया का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। वो अक्सर घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर किसी चीज को देखती रहती थी। कभी जाकर वहीं पर खड़ी हो जाती थी। जब वो घर में कहीं मुझे दिखाई नहीं देती और मैं उसे ढूंढता तो वो मुझे वहीं मिलती थी। मैंने भी 2-3 बार उसे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। और देखते ही देखते अगले कुछ 5 या 6 दिन बाद वो एकदम से शांत हो गई। उस दिन वो दिन भर गुमसुम बैठी थी। उसने मुझसे ज्यादा बात भी नहीं की। मैं कुछ पूछता भी तो वो बस सिर हिलाकर जवाब दे देती। शाम के वक्त जब मैं हम दोनों के लिए चाय बना रहा था, तब रिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, समीर, वो औरत मुझे बुला रही है। मैंने उसे देखा तो वो दीवार को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा और पूछा, कौन औरत? रिया ने खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। वो, उसने हरे रंग का कुछ पहना है, उसे कुछ चाहिए,
शायद वो तड़प रही है या शायद बहुत भूखी है। मैंने बाहर देखा पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और कोहरा। और तब मैंने मजाक में कह दिया, उसे कुछ चाहिए तो दे दो, गरीब औरत होगी। मैंने रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसका शरीर मुझे बर्फ जैसा ठंडा लगा। मैंने उसे अंदर कमरे में बिठाया, उसे चाय की कप दी और टीवी चला दिया ताकि उसका ध्यान बटे। पर जो बात मैंने मजाक में कही थी उसका क्या असर होने वाला था इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक रात मौसम फिर से खराब हो गया। बारिश ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था। हवा की थपेड़ों से खिड़कियां बज रही थी और बिजली भी चली गई थी। रात के शायद 3 बज रहे थे। हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। मैं वही हॉल में मोमबत्ती की रोशनी में बैठा था और कुछ देर बाद रिया वहां से उठकर वॉशरूम में चली गई। काफी देर हो गई लेकिन रिया वापस नहीं आई, इसलिए मैं भी उठकर वॉशरूम के पास चला गया और मैंने उसे आवाज दी, रिया रिया। 3-4 बार आवाज देने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे को हाथ लगाकर देखा तो दरवाजा खुला था और अंदर कोई भी नहीं था। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं कमरे में जाकर सो तो नहीं गई। मैं बड़ी सी मोमबत्ती लेकर उसे ढूंढने निकला। पहले बेडरूम में देखा, फिर हॉल में, सीढ़ियों के पास और फिर किचन में। वो कहीं नहीं थी। तभी मुझे घर के पीछे वाले हिस्से का ख्याल आया। मैंने वहां भी जाकर देखा पर वो वहां भी नहीं थी। और मैं जैसे वहां से निकल रहा था तभी मुझे तहखाने के दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। तहखाना जिसे हमने यहां आते ही ताला लगा कर रखा था, पर अब उसका ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और अंदर से एक धीमी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोरी गा रहा था। लेकिन वो लोरी बहुत ही बेसुरी और डरावनी थी। मैं सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतरा। वहां घुप अंधेरा था। मेरी मोमबत्ती की रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी। नीचे जाकर देखा तो तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसी कुर्सी पर रिया बैठी थी। लेकिन उसके शरीर पर वो कपड़े नहीं थे जो उसने शाम को पहने थे। ये अलग कपड़े थे। उसने हरे रंग का एक पुराना गाउन पहन रखा था। मोमबत्ती की लौ भी अब तेजी से फड़फड़ा रही थी, जबकि वहां जरा भी हवा नहीं थी। मैं एक हाथ से लौ को संभालते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रिया की पीठ उस वक्त मेरी तरफ थी। उसके बाल खुले हुए थे और कुर्सी के पीछे लटक रहे थे। रिया, मैंने थोड़ी घबराई आवाज में उसे पुकारा। तुम यहां क्या कर रही हो? ऊपर चलो। रिया ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लोरी गाती रही। मैं उसके और पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो ऊपर, यहां की हवा से तुम बीमार पड़ जाओगी। पर जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ, उसने झटके से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उस पल उसका चेहरा देख मेरी चीख निकल गई और मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वो रिया का चेहरा था, लेकिन भाव रिया के नहीं थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसका रंग सांवला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। कानों तक फैले हुए होठ, जिनमें एक अजीब सी खुशी और क्रूरता टपक रही थी। उसने रिया की आवाज में नहीं, बल्कि एक भारी खुरदुरी आवाज मुझसे कहा, रिया सो गई है समीर, रिया सो गई है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मेरे चेहरे के बिल्कुल पास उसने ताली बजाई और उसी पल मेरे हाथ की मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती के बुझते ही तहखाने में घुप अंधेरा छा गया।
वो अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपनी नाक के आगे अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। मतलब वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे वो महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी रिया, या फिर वो चीज जो उसके शरीर में थी, वो जो भी थी, वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। उसकी भारी घरघराती हुई सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब में माचिस लाइटर को टटोला, पर मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। मैंने किसी तरह जेब से लाइटर निकाली और उसे जलाया। एक हल्की सी रोशनी हुई और उस मध्यम रोशनी में मैंने एक बार फिर उसे देखा। रिया मेरे चेहरे से महज 2 इंच दूरी पर खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, जैसे टूटी हुई हो। उसकी वो खौफनाक मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। उसकी पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफेद आंखें थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां किसी पंजे की तरह मुड़ी हुई थी और तब उसने एक झटके से मेरा गला पकड़ लिया। रिया, रिया, तुम ये समीर, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। एक 7 महीने की गर्भवती महिला, उसमें इतनी ताकत होना नामुमकिन था। उसने मुझे उठाया और किसी खिलौने की तरह कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। मेरी पीठ दीवार से टकराई। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा लाइटर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अब वहां फिर से अंधेरा था, बेहद घना अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो ताली बजा रही थी और हर ताली के साथ वो मेरे करीब आ रही थी। वो मेरे साथ खेल रही थी, मुझे डरा रही थी। मैं रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा। रिया, रिया, होश में आओ रिया, ये मैं हूं, समीर, मैं चिल्लाया। तभी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने मुझे नीचे घसीटा। मैं पेट के बल जमीन पर गिरा। मेरे हाथ के नाखून फर्श पर गड़ गए। वो मुझे वापस अंधेरे में खींच रही थी। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर वार किया। उसने मेरी पकड़ ढीली कर दी। मैं मौका पाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते तहखाने से ऊपर निकला और तहखाने का भारी दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। किसी तरह हड़बड़ाहट में जल्दी से मैंने कुंडी लगा दी और फिर मैं हॉल की तरफ भागा। अंदर से दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लग रहे थे। उसकी आवाज से धड़कनें तेज होती जा रही थी। लग रहा था कि कहीं वो दरवाजा तोड़कर बाहर ना आ जाए। और उस आवाज के साथ में वो हंसी। मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए। तभी वो आवाज मुझे कुछ बदली बदली सी लगी। रिया की चीखें, समीर, समीर, खोलो, खोलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, समीर, समीर, मुझे बाहर निकालो, समीर। अब वो रिया की आवाज थी, रोती हुई, घबराई हुई। मैं असमंजस में पड़ गया। क्या वो नाटक कर रही है या रिया वापस आ गई है? तभी सब कुछ अचानक से शांत हो गया। धक्के बंद हो गए, चीखें भी बंद हो गई। पर फिर भी मैंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि शायद रिया के दिमाग पर कुछ असर हो गया है। मैं पूरी रात हाथ में एक लोहे की रॉड पकड़े हुए उस तहखाने के दरवाजे के पास बैठा रहा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ गई। सूरज की उस रोशनी से
मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत भरी। मैंने धीरे धीरे तहखाने की कुंडी खोली और अंदर देखा। रिया सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी थी। उसने वही हरे रंग का गाउन पहन रखा था जो अब धूल और कीचड़ से सना था। मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। जब उसे होश आया तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। उसने मुझे पूछा भी कि उसके शरीर में इतना दर्द क्यों है और वो इन गंदे कपड़ों में क्यों है। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि वो कल रात नींद में चल रही थी और चलकर तहखाने में गिर गई थी। लेकिन जब मैं उसके पैरों पर एक दवा लगा रहा था तब मेरा एक बात पर ध्यान गया। मैंने देखा कि उसकी पिंडलियों पर जले हुए निशान थे। वो निशान किसी आग के नहीं थे, वो उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से उसे पकड़ा हो। मैं अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने भानु दादा को फोन किया और उन्हें तुरंत हवेली पर बुलाया। भानु दादा ने जब रिया की हालत देखी तो वो उसे देखते ही रह गए, जैसे वो कोई बात समझ गए थे। वो मुझे तुरंत घर के बाहर ले गए और तब भानु दादा ने दबी हुई जबान में कहा, समीर बाबा, मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि ये घर शापित है, ये हवेली शापित है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उस शापित शब्द पर मेरा दिमाग अटक गया। शापित? किस तरह का शाप? क्या मतलब है इसका? भानु दादा ने नाम में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, किसी जमाने में यह हवेली सुलोचना देवी का घर था। मुझे इसके पीछे की कहानी ठीक से पता नहीं। जो कुछ मैंने बचपन में सुना था मैं बस वही जानता हूं। तब मेरे पिताजी यहीं पर नौकरी किया करते थे। सुना था कि आज से 60 साल पहले सुलोचना देवी इसी हवेली में रहा करती थी। अपनी दौलत जायदाद बचाने के लिए उसने एक पागल से शादी कर ली, पर वो निसंतान थी। लोग उसे बांझ कहकर ताना मारते थे, इतना कि लोगों ने उसकी हवेली में आना तक छोड़ दिया था। अब इतनी बड़ी हवेली की मालकिन थी तो वो लोगों के ताने कैसे सहती? पागलपन में उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही पड़ोसी के 7 दिन के बच्चे की बलि दे दी थी और उसने कसम खाई थी कि वो अपनी कोख को शैतान की कोख बना लेगी। भानु दादा की ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चेहरे पर पसीना उभरने लगा। उन्होंने आगे कहा, समीर बाबा, जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो लोग उसे मारने आ गए। लेकिन उससे पहले ही रात के करीब 3:30 बजे उसने सामने वाले पीपल के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जो भी औरत इस जमीन पर गर्भवती होगी वो कभी भी बच्चे का सुख नहीं भोग पाएगी। उसे अपना बच्चा शैतान को बलि चढ़ाना होगा। और वो जो भी काला जादू वगैरह किया करती थी वो सब उसने तहखाने के अंदर किया था। अब सच झूठ पता नहीं, लेकिन मैंने सुनी हुई बातें कुछ ऐसी ही है। भानु दादा की बातें सुनकर मेरा दिमाग एक एक कर सब कड़ियों को जोड़ने लगा। मेरी पत्नी जो कि 7 महीने की गर्भवती थी और अब सुलोचना उसके अंदर थी, और शायद मजाक में मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी थी। मुझे अब भी इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, पर मैं समझ गया कि डॉक्टर या पुलिस भी इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे किसी ऐसी की जरूरत थी जो डॉक्टर भी हो और इन ताकतों को समझता भी हो। थोड़ी खोजबीन की तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मुंबई के एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताया। उनका नाम बदलकर मैं आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरी जब दोस्त से बात हुई तब मुझे पता चला कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसे कई मामलों को सुलझाया है। इसलिए मैंने बिना वक्त गवाए उन्हें फोन किया और अपनी आप बीती सुनाई। मेरी आवाज में इतना डर था कि वो तुरंत आने को तैयार हो गए। शाम होने तक गौरव हवेली पर आ पहुंचे।
गौरव एक शांत और गंभीर स्वभाव के आदमी थे, लेकिन जैसे ही गौरव ने हवेली के गेट पर कदम रखा, वो एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। तब मैं उनका बैग उठाए उनके पास खड़ा था। गौरव ने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, "ये बहुत ताकतवर है, इसने यहां अपनी जड़ें जमा ली है। ये रिया को छोड़ना नहीं चाहती।" उन्होंने वहीं खड़े होकर आसपास की जगह पर अपनी नजर घुमाई और फिर हम अंदर चले गए। रिया उस वक्त आराम से सो रही थी और तब तक गौरव ने अपने बैग से कुछ उपकरण निकाले, थर्मल कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ अजीब से मीटर, और फिर उन्होंने पूरे घर में कैमरा लगा दिए। रात के खाने के वक्त हम सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मैंने भानु दादा को भी उस रात रुकने के लिए मना लिया था और फिर खाने के वक्त भानु दादा ने गौरव ने जैसा बताया था उस हिसाब से टेबल पर खाना लगा दिया और वहीं एक जगह कच्चा मांस रख दिया। जैसे ही उन्होंने कच्चा मांस टेबल पर रखा, रिया अपने आप कमरे से बाहर आ गई। वो बहुत शांत थी, या फिर कुछ ज्यादा ही शांत। मैंने रिया से गौरव की पहचान कराई, उसे अपना दोस्त बताया, पर उसने बस एक नजर उसे देखा और कुर्सी पर आकर बैठ गई। गौरव ने रिया से धीरे से पूछा, "रिया, तुम्हें कैसा लग रहा है?" रिया ने खाना खाते हुए बिना ऊपर देखे कहा, बहुत बहुत भूख लगी है। वो सामान्य खाना नहीं खा रहे थे, वो कच्चा मांस खा रहे थे जो गौरव ने जानबूझकर वहां रखवाया था, और उसके खाने का तरीका जानवरों जैसा था। गौरव ने उस पल अपनी ऊपर वाली जेब से कुछ धातु की चीज निकाली और उसे हम सबके सामने टेबल पर रख दिया। वो कोई लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो लॉकेट टेबल पर रखा गया, रिया का हाथ अचानक से रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी जो मैंने तहखाने में देखी थी। उसने गौरव की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई और फिर हंसते हुए उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की। और उसी पल डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा एक कांच का जार अपने आप खिसका और जोर से जमीन पर गिरकर टूट गया। रिया ने अपने हाथों से चेहरे पर लगा खून साफ किया और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। रिया ने मेरी तरफ उंगली उठाई और एक भारी दोहरी आवाज में कहा, तूने इसे बुलाया? इसे क्यों बुलाया? अब दावत, बड़ी दावत होगी। बहुत सालों की भूख मिटानी है। अचानक पूरे घर की बत्तियां भग करके बुझ गई। अंधेरे ने जैसे पूरी हवेली को एक पल में निगल लिया और उस घने अंधेरे में हमें घर के हर कोने से वही ताली बजने की आवाज आने लगी। सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि हॉल से, किचन से, सीढ़ियों से और ठीक हमारे कानों के पास से। वो एक नहीं थे, वो बहुत सारे थे। अंधेरा होते ही डाइनिंग हॉल में भगदड़ मच गई। चारों तरफ से आती उन तालियों की आवाज ने हमारे होश उड़ा दिए। गौरव ने तुरंत अपनी जेब से एक बड़ी टॉर्च निकाली और उस कमरे में रोशनी की। कुर्सी खाली थी। रिया अपनी जगह पर नहीं थी। "रिया!" मैं चिल्लाया। गौरव ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। वो मशीन पागलों की तरह बीप बीप करने लगी थी। लाल बत्तियां तेजी से जल बुझ रही थी। भानु दादा हमारे पास ही खड़े थे। गौरव ने मीटर को सीढ़ियों की तरफ घुमाया और ऊपर देखते हुए कहा, "ऊपर, वो ऊपर गई है।" हम तीनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पुराना लकड़ी का फर्श हमारे कदमों से चरमरा रहा था। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस घर में तो कोई बच्चा नहीं था। मेरा और रिया का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था। आवाज उस कमरे से आ रही थी जिसे हमने
अपने आने वाले बच्चे के लिए नर्सरी यानी बच्चों का कमरा बनाने का सोचा था। ऊपर पहुंचने पर गौरव ने मुझे और भानु दादा को पीछे ही रहने का इशारा किया और उसने धीरे से दरवाजा अंदर धकेला। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल थम गया। भानु दादा तो वो देख भी नहीं पा रहे थे, वो बस नीचे देख रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, क्योंकि रिया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में, जमीन से करीब 1 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका सिर छत की तरफ मुड़ा हुआ था और उसके हाथ पैर ढीले लटके हुए थे, जैसे वो कोई कठपुतली हो। और उसके चारों ओर कमरे में रखे खिलौने, झुनझुने, गुड़िया और एक पुरानी रॉकिंग चेयर वो अपने आप हिल रहे थे। गौरव ने तुरंत अपने गले की एक माला निकाली और उसे लेकर वो आगे बढ़ा। सुलोचना, इस बच्चे को छोड़ दो, रिया को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। रिया ने एकदम से अपना सिर एक झटके से नीचे किया। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने जैसी आवाज आई और तब उसने गौरव को घूरते हुए कहा, 8 साल से इंतजार किया है मैंने। अचानक रिया ने हवा में अपना हाथ लहराया। कमरे के कोने में रखी एक भारी लकड़ी की अलमारी गौरव की तरफ अचानक से खिसकती हुई चली गई। भानु दादा ने फुर्ती दिखाते हुए गौरव को धक्का दिया और अलमारी दीवार से टकराकर टूटकर वहीं गिर पड़ी। समीर, समीर कैमरा, समीर कैमरा लेकर आ, गौरव मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसके बैग से पुराना फ्लैश कैमरा निकाला और उसके हाथ में थमाया। गौरव ने वो कैमरा रिया की तरफ करके कुछ फोटो खींची। एक के बाद एक फ्लैश पड़ने लगी, तेज रोशनी चमकी और उस 1 सेकंड की रोशनी में हमने एक भयानक नजारा देखा। वहां रिया अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और परछाई थी, किसी शैतान जैसी। रिया के ठीक ऊपर छत से चिपकी हुई वो हरे रंग का गाउन पहनी वही औरत थी शायद। उसका सड़ा गला चेहरा रिया के चेहरे के बिल्कुल पास था और उसके काले हाथ रिया के पेट पर रखे हुए थे, जैसे उसने रिया के बच्चे पर और उस पर कब्जा कर लिया हो। वो नजारा देखकर मैं जोर से चिल्लाया, ये रिया को मार डालेगी, और रिया के पैरों को पकड़ने के लिए लपका। पर जैसे ही मैंने रिया को छुआ, मुझे एक झटका सा लगा, ऐसा झटका जैसे मैंने नंगे बिजली के तार छू लिए हो, और झटका लगते ही मैं दूर जा गिरा। रिया हवा से जमीन पर गिर पड़ी, पर वो घुटनों के बल बैठ गई। अचानक उसने वहीं पास पड़ी एक कैंची उठा ली। नहीं, गौरव चिल्लाया। रिया ने वो कैंची अपने पेट की तरफ तान ली थी। वो अपने गर्भ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सुलोचना, सुलोचना उस बच्चे को बाहर निकालना चाहती थी, चाहे रिया की जान ही क्यों न चली जाए, या शायद वो हमें धमका रही थी। मैं, गौरव और भानु दादा, हम तीनों उस पल उस पर टूट पड़े। लेकिन रिया में 10 आदमियों जितनी ताकत थी। वो लात घुसे चला रही थी, जानवर की तरह गुर्रा रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने उससे कैंची छीन ली और वो कुछ कर न सके, इसलिए उसे एक चादर से बांध दिया। गौरव ने तुरंत रिया के माथे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही रिया की आंखें पलट गई। आंखों की पुतलियां गायब हो गई और उसकी आंखें सफेद हो गई, जैसे वो सुलोचना के अतीत में चली गई हो। गौरव ने तब हाँफते हुए पूछा, पेड़, पीछे वाला पेड़, 3:30। गौरव, गौरव ये आज रात ही से मारना चाहेगी। सुलोचना ने शायद उसी समय आत्महत्या की थी। वो चाहती है कि रिया भी उसी तरह मरे, उसी समय पर मरे, ताकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2:30 बज चुके थे। हमारे पास बस 1 घंटा बचा था। तब मैंने गौरव से झुंझलाकर कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। इसकी हालत देखो गौरव, ये यहीं मर जाएगी। गौरव ने तब मेरा हाथ झटकते हुए गंभीर होकर कहा, नहीं नहीं समीर,
हम इस घर से इसे बाहर नहीं ले जा सकते। अगर अगर हमने इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो वो रिया को तुरंत मार देगी। उसकी आत्मा इसके शरीर से बंधी हुई है। हमें हमें यही अभी इसका शुद्धिकरण करना होगा। मैंने तब गौरव को अजीब नजरों से देखा, लेकिन हम कोई पुजारी नहीं है और नहीं तुम हो। तभी भानु दादा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। समीर बाबा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुलोचना एक डायन थी। उसे मंत्रों से नहीं, यादों से हराया जा सकता है। ये भूत प्रेत अपने अतीत से, अपनी अतीत में हुई गलतियों से बहुत डरते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का आईना दिखाओ तो वो दूर चले जाते हैं। तुम्हें रिया की इच्छा शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी। उसे याद दिलाना होगा कि वो मां बनने वाली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उन दोनों की बात पर सहमति जताई। हमने रिया को हॉल में एक मजबूत कुर्सी से बांध दिया। गौरव ने चारों तरफ नमक का घेरा बना लिया और वहीं आसपास पवित्र जल छिड़क दिया। रिया कुर्सी पर बंधी हुई झटपटा रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा पर काली नसें उभर आई थी। जब हम घर में जगह जगह पानी छिड़क रहे थे तब रिया ने मेरी तरफ घूर कर देखा और देखकर नीचे थूक दिया। समीर, तुम मुझे बचाओगे? तुम तो खुद डरे हुए हो। तभी घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। बहुत सारे कुत्ते एक साथ रो रहे थे और फिर घर की खिड़कियों के शीशे एक एक कर अपने आप टूटने लगे। रिया के अंदर जो आत्मा थी वो हमें डराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। और आखिरकार गौरव ने अपनी जेब से कुछ निकाला और किसी तरह के मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। रिया भी जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से कि घर की नींव तक हिल गई। उसने अपना सिर पीछे किया और एक ऐसी चीख मारी जिससे हॉल का झूमर नीचे गिर पड़ा। कांच के टुकड़े हमारे चारों तरफ बिखर गए और तब रिया की आवाज बदल गई। वो आ रही है, देखो वो आ रही है। हमने सामने देखा। हॉल के अंधेरे कोने से, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वहां से मिट्टी अपने आप निकल रही थी। फर्श फट रहा था, उसमें दरार पड़ती जा रही थी और उस टूटे हुए फर्श से एक सड़ा हुआ हरा काला हाथ बाहर निकल रहा था, जैसे कोई अपनी कब्र से बाहर आ रहा हो। और उस पल मैंने गौरव की तरफ देखा। गौरव, गौरव, हमारे पास समय नहीं है, 3 बजने वाले हैं। गौरव ने अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा, जैसे वो कुछ समझ गया था। उसने चिल्लाकर मुझे कहा, समीर, समीर, रिया का हाथ पकड़ो, उसे जाने मत देना। चाहे तुम्हें जो भी दिखाई दे, चाहे तुम्हें जो भी सुनाई दे, पर उसका हाथ मत छोड़ना, उसे पकड़ कर रखना। मैंने और भानु दादा ने, हमने कांपते हाथों से रिया का ठंडा, वो नीला पड़ चुका हाथ पकड़ लिया और तभी घड़ी ने 3 बार घंटा बजाया। तीन बज चुके थे। आखिरी पहर शुरू हो गया था, पर उस आवाज के साथ ही सब कुछ एकदम से शांत हो गया। सब तरफ गहरी शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। वो हाथ भी गायब था। रिया भी शांति से कुर्सी में बैठी थी। शायद वो बेहोशी की हालत में थी और वहां सिर्फ सुनाई दे रही थी, वो थी घड़ी की टिक टिक की आवाज। सिर्फ वही आवाज थी जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। गौरव का पूरा ध्यान रिया की तरफ था और वो अपने आप में कुछ जाप कर रहा था और मैं बार बार रिया, भानु दादा और घड़ी की तरफ देखे जा रहा था। वक्त बीत रहा था और घड़ी की सुई जैसे ही 3:30 पर पहुंचने ही वाली थी,
मैंने अपने आप को अंदर से लड़ने के लिए तैयार किया। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। घड़ी की टिक टिक के साथ हमारी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही घड़ी की सुई 3:30 पर पहुंची, लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब कुछ ना कुछ होगा। हम आने वाले उस अनजान खतरे के लिए तैयार थे, पर सब कुछ शांत था। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे सरक रही थी और हमारा ध्यान हर चीज पर जा रहा था कि कहीं से कुछ हो न जाए। फिर घड़ी की सुई 3:31 पर पहुंची, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम एक दूसरे को देखने लगे, पर सच कहूं तो वो 1 मिनट हमें 1 घंटे जैसा लगा। अब दिल की धड़कन थोड़ी शांत हुई। फिर 3:32 हुए, फिर भी सब ठीक था। कोई आवाज नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब हमें और अच्छा लगा जैसे खतरा टल गया है। हम सबने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। और तभी घड़ी की सुई 3:33 पर अटक गई और लगा जैसे पूरा कमरा किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया हो। हवा साए साए कर बहने लगी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज फिर से आने लगी। फर्श की दरारें फिर से बढ़ने लगी और दरारों से वही सड़ा हुआ हाथ फिर से बाहर आने लगा। वो धुआं बनकर ऊपर उठा और रिया के शरीर के सामने आ गया। रिया जो कुर्सी में बंधी थी, वो अचानक हवा में ऊपर उठ गई। कुर्सी के पाए जमीन छोड़ चुके थे। शायद यही वो वक्त था, वही समय था जब सुलोचना ने आत्महत्या की थी। रिया का शरीर कमान की तरफ पीछे मुड़ गया। उसकी हड्डियों से चट-चट की आवाजें आ रही थी और उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक अमानवीय चीख निकली। उसके मुंह के अंदर कोई धुएं जैसी चीज समा रही थी। हम उसे रोकने की, पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक रिया के गले के पास एक रस्सी कसने लगी, जैसे उसे फांसी दी जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे सुलोचना मरी थी। रिया का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी जीभ बाहर आने लगी। वो हवा में पैर पटकती रही, जैसे कोई फांसी के फंदे पर झूल रहा हो। और तभी गौरव चिल्लाया, ये खुद को मार रही है। समीर, तुम क्या कर रहे हो? बचाओ उसे। गौरव ने पवित्र जल की पूरी बोतल रिया के ऊपर उड़ेल दी। जैसे ही पानी रिया के शरीर पर गिरा, उसकी त्वचा से भाप निकलने लगी। उसकी त्वचा एकदम से जल गई। रिया ने दर्द से चीखते हुए कुर्सी से बंधी रस्सी तोड़ दी और वो ऊपर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन गिरते ही वो रुकी नहीं। वो अपने चारों हाथ पैरों के बल रेंगते हुए एक जानवर की तरह तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ भागी, उस पेड़ की तरफ जहां सुलोचना ने आत्महत्या की थी। पकड़ो उसे समीर, समीर पकड़ो उसे। गौरव फिर से चिल्लाया। मैं और भानु दादा उसके पीछे भागे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कीचड़ और फिसलन के बीच हम रिया का पीछा कर रहे थे। वो किसी जानवर जैसे तेजी से भाग रही थी। वो हवेली की पीछे की तरफ उस सूखे काले पेड़ के नीचे पहुंच गई और तभी रिया ने जमीन से एक नुकीली टूटी हुई डाल उठाई और उसे अपने गर्दन पर रख लिया। समीर, समीर। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुलोचना की जीत थी। चलो मेरे साथ नर्क में। वो डाल अपनी गर्दन में घोंपने ही वाली थी कि मैं उस पर कूद पड़ा। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, पर वो ताकतवर थी, बहुत ताकतवर। वो मुझे झटकने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों कीचड़ में लथपथ थे। भानु दादा भी दौड़कर हमारे पास आ गए। उन्होंने रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और तब गौरव ने चिल्लाकर कहा, समीर, समीर इसका हाथ इसके पेट पर रखो, अभी, जल्दी। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर रिया का एक हाथ उसके पेट पर दबा दिया। रिया, रिया महसूस करो, रिया महसूस करो। गौरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सुलोचना की मौत है,
लेकिन तुम जीवन हो। अपने बच्चे को महसूस करो, वो तुम्हारे अंदर है, वो जीना चाहता है। रिया का शरीर अकड़ गया और उसका पूरा शरीर झटके खा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर घूंसे मार रहा हो। वो कभी गुर्रा रही थी तो कभी दर्द से कराहते हुए झटपटा रही थी। नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मरेगा, ये मरेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। रिया, मैंने रोते हुए उसके कान में कहा। रिया, रिया, यह हमारा बच्चा है। याद है ना तुम्हें? तुमने कितने सारे नाम सोचे थे उसके लिए। हमने हमने कितने सपने देखे हैं। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, उसे तुम्हें बचाना होगा रिया। क्या तुम सुलोचना को उसे ले जाने दोगी? तभी जैसे कोई चमत्कार सा हुआ। रिया के पेट में एक हलचल हुई, जैसे बच्चे ने लात मारी हो। वो लात इतनी जोर की थी कि रिया का पूरा शरीर कांप गया। लगा जैसे वो बच्चा भी उस अनजानी ताकत का विरोध कर रहा हो। और उस एक पल के एहसास ने, मां बनने के उस एहसास ने रिया को वापस ला दिया और सुलोचना की पकड़ को कमजोर कर दिया। जीवन की शक्ति मौत की इच्छा पर भारी पड़ गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी पुतलियां वापस आने लगी। रिया ने अपनी ही आवाज में दर्द से कराहते हुए कहा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़। गौरव ने मौका देखा। उसने सुलोचना की उस पुरानी टूटी हुई कब्र जो पेड़ की जड़ों में थी, उस पर कपूर जलाया और एक प्राचीन मंत्र का जाप करते हुए अपना हाथ रिया के माथे पर रख दिया। तेरा समय खत्म हुआ सुलोचना। नरक की आग तुझे वापस बुला रही है। जा उस आग में समा, जा, वापस जा। और उस पल रिया ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि उसका जबड़ा टूटने की कगार पर आ गया। उसके मुंह से एक काला गाढ़ा धुआं निकला। वो धुआं चीख रहा था। उसमें एक जलते हुए चेहरे की आकृति बनी। वही आकृति, वही हरी साड़ी वाली औरत। वो धुआं ऊपर उठा, बारिश की बूंदों के बीच तड़पा और फिर एक जोरदार बिजली कड़कने के साथ ही वो उस सूखे पेड़ पर जा गिरा। वो पेड़ बीच में फट गया और उसमें आग लग गई। बारिश में भी वो पेड़ धो धो कर जलने लगा। रिया का शरीर ढीला पड़ गया और वो मेरी बाहों में गिर गई। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा थी, सांस ले रही थी। काफी देर तक हम वहीं पर बैठे रहे। धीरे धीरे बारिश थमने लगी थी। हवा का शोर बंद हो गया था। मैंने रिया को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर अब बहुत हल्का लग रहा था। वो बोझ, वो काला साया, वो अब जा चुका था। और तब जाकर हम रिया को वापस हवेली में ले आए। अगली सुबह जब हम हवेली से निकल रहे थे, आसमान पूरा साफ था। धूप खिली हुई थी। रिया अब भी कमजोर थी। शरीर पर काफी सारे जख्म थे। चेहरा काला पड़ा हुआ था, लेकिन वो सुरक्षित थी। गौरव और हम सीधे उसे लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। सब ठीक होने के बाद गौरव ने अपने लिए टैक्सी मंगवाई और गाड़ी में सामान रखने लगा। तब मैं गौरव के पास चला गया। उसके हाथ में तब एक कपड़ा था। ये वही हरा गाउन था जो रिया ने तहखाने में पहना था। गौरव ने गंभीर होकर कहा, समीर, घर अब साफ है, लेकिन बुराई कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वो बस किसी और जरिए का इंतजार करती है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। तब मैंने पूछा, किस लिए? गौरव ने जवाब दिया, ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मैंने उस कपड़े को देखते हुए उसे कहा, तो फिर इसे जला क्यों नहीं देते? हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगी। तब गौरव थोड़ा सा मुस्कुराया
और उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें कोई और जरिया ढूंढ लेती है। जलाने से ये नष्ट नहीं होगी, बस कहीं और चली जाएगी। जलाने से बेहतर है कि मैं इसे कहीं दूर ले जाकर किसी अनजान जगह पर दफना दूं, किसी ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो। और इतना बोलकर वो टैक्सी में बैठ गया। मैंने और रिया ने उसे मुस्कुराकर अलविदा किया। हमने भी उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में हमने उसे बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्थानीय कहानियों की वजह से वो कभी नहीं बिकी। शायद इसी वजह से पिछले 60 सालों से वो ऐसी ही पड़ी थी, और शायद आज वो लगभग खंडर बन चुकी है, पर मैं आज भी उसे देखने नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।